गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के हर एक पेपर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम से पहले इस वीडियो को बिना देखे मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ विद सिलेबस के साथ। यानी ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसका सिलेबस यहाँ पर आपको ना दिखे। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा लगभग हर विद्यालयों में भी पहुंच चुका है। तो उसी सिलेबस के आधार पे मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसे आपको एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग फंसने वाले हैं। तो बस इतना ही पढ़ना, ठीक है, तो भी आपको पास होने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो जितना भी सिलेबस में दिया गया है ना, वो सब के सब क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि डिटेल्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपको पास अगर होना है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल वही पढ़ना है। उसके लिए बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा लास्ट तक, क्योंकि हर एक पेपर का इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। इवन यहाँ पर फोर्थ पेपर का जो माइनर सेकंड माइनर है उसका भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। तो मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्चुअली में क्वेश्चन क्रिएट करके नहीं बताया जाएगा, हेडिंग वाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, अंडरलाइन करता जाऊँगा, बस आप उसी को नोट करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पेपर माइक्रोबायोलॉजी से। तो दोस्तों आपके सामने पेपर फर्स्ट यहाँ पर सिलेबस हमने रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा उससे हटकर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बॉटनी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये है। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है उसी पे आप ध्यान दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट में आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है और स्कोप पढ़ लेना है, यानी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री और स्कोप। दोस्तों इस पेपर को हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही अलग तरीके से इसका जो नोट्स है हमने बनाया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हर एक पेपर का सेमेस्टर वाइज जो नोट्स है वो हमारे बॉटनी लेक्चर में आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको लिया भी है और उसी के बेस पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यदि आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल्स वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अलग टाइप का हमने इसमें मेंशन किया है नोट्स में, तो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इजी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है पहली यूनिट से, माइक्रोबियल इवोल्यूशन। माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इस पर फोकस कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट में आपको ध्यान देना है माइक्रोब्स ऑफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड दियर मेटाबॉलिक स्ट्रेटजीज। इस पॉइंट को नोट कर लेना है, यानी पहला, दूसरा और ये तीसरा। केवल जो मैं बता रहा हूँ वही आप तैयार करेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ पास होना है। लेकिन अच्छे अंक चाहिए, टॉप करना है, तो आप डिटेल में सभी के सब पढ़िए। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। उसके बाद है द माइक्रोबियल सेल। माइक्रोबियल सेल्स कैसी होती है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड सेल वॉल। सेल एंड सेल वॉल के लिए डिटेल में अगर आपको चाहिए तो जो हमने बैक्टीरिया का नोट्स जिनको दिया है, जिन लोगों ने बैक्टीरिया का नोट्स लिया है, उसमें सेल के बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर मोस्टली इसमें यही पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या होता है, वो बैक्टीरिया की नोट्स में आपको सब के सब मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि जो सिलेबस में दिया गया है वो शायद इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसा कोई भी हेडिंग नहीं है लगभग जो हमारे नोट्स में ना मिली। ठीक, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी पेपर आपके नहीं होने हैं, अभी टाइम लगेगा। अभी तो पहले एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, उसको फिल करना है, देन आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, जितना भी है उतने में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं हमारे नोट्स से, तो उसे जितना जल्दी हो सके आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे यूनिट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको किस पर करना है ये आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दूसरी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिट में जितने भी अंडरलाइन हमने किया है वही आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक।
ठीक। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे आइसोलेट किया जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। एंड कल्चर मीडिया, बहुत ज़्यादा कल्चर मीडिया के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कल्चर मीडिया के बारे में पूछा जाता है। देन उसके बाद अगला इसमें हो जाएगा माइक्रोब्स एंड दियर प्रिजर्वेशन मेथड, माइक्रोब्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टरलाइजेशन टेक्निक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे स्टरलाइजेशन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इनाकुलेशन मेथड, हाउ इनाकुलेशन प्रोसेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछता है। स्प्रेड प्लेट, इनमें से जो इसके ब्रेकर में दिया गया है ना, स्प्रेड प्लेट, स्टिक प्लेट, प्योर प्लेट, ये तीनों के तीनों अलग अलग से बेरिस्टार टाइप में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। हालांकि इसका हमने मॉडल पेपर नहीं बनाया है। उसके बाद आपके जितने भी पेपर हैं, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के मॉडल पेपर भी हमने बनाया है अपने बॉटनी लेक्चर में, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स आपको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट में शार्ट नोट भी मीन्स सीरीज भी अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सीरीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं बना पाए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो दिक्कत हो रही है काफ़ी लोगों को। तो आप अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, जितना समय है उतने समय में आप काफ़ी पढ़ सकते हैं। द डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व, ये सब इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस पर अंडरलाइन मैं नहीं कर सकता। उसके बाद है कल्चर कलेक्शन एंड मेंटेनेंस, कल्चर को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है और कल्चर कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी यूनिट में आ जाइए। तीसरी यूनिट में लगभग जहाँ तक हम आपको बता दें, जितना हो सके सभी पढ़ लीजिए, इसमें कोई अंडरलाइन हम किस हिसाब से कर दें, फिर भी एक आउटलाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आपको करना है। माइक्रोबायोलॉजी का फूड में क्या रोल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके अंतर्गत फूड के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी आती है, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस आती है जिसमें डेयरी फूड है, वाइन प्रोडक्शन है, बियर प्रोडक्शन है, ठीक है, ओरिएंटल फूड है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम क्या बताएं, इसलिए यूनिट 3 में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना कोशिश करें उतना आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, कोई बीएससी के नहीं है, ठीक है। एमएससी के हैं यानी कि आपको बहुत ब्रॉडली पढ़ के जाना है और ब्रॉडली लिखना भी होगा, ठीक, लगना चाहिए कि आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में, वाटरबोर्न पैथोजेनिक माइक्रोब्स, वाटरबोर्न पैथोजेनिक माइक्रोब्स के रोल्स के बारे में पढ़ना है, यानी उसके क्या क्या रोल है। अब लाइक इसमें जो वाटर में माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसमें उनका रोल क्या होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी वेस्ट जो वाटर पोल्यूटेड वाटर है उसको कैसे ये मीन्स माइक्रोब्स के माध्यम से कैसे उसको फ्रेश किया जाए, कैसे सफाई की जाए उसकी, है ना। तो उसके लिए क्या है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है वो पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट है बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो रिमीडिएशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड मेटल पोल्यूटेड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पढ़ लो यूनिट 4 में, ठीक। अब कुछ का कहना है, कुछ लोगों ने नोट्स लिया है उसमें एक दो हेडिंग यूनिट 5 से नहीं मेंशन की गई है, नहीं बनाया गया है, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने बना दिया है, तो बिल्कुल भी मत परेशान हुए। जैसे राइजोस्फीयर, आप राइजोस्फीयर पढ़ लीजिए, माइक्रोराइजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोराइजा जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका तैयार होगा, यानी आपका क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं इसमें। उसके बाद ट्राइपार्टाइट एसोसिएशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का क्या रोल है, इसको पढ़ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ या मैं आपको इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ या कोई कन्फ्यूजन है नोट्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको ध्यान से देखिए। अब उसके बाद इस इम्पोर्टेंट के साथ साथ एक चीज़ और आपको देखने मिलेगी कि जितने भी सिलेबस हैं आपके, फर्स्ट पेपर यानी माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया था डिटेल में पहले ही। उसके बाद
सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर के जो सिलेबस है वो हमने अपलोड नहीं किया अभी तक। तो इस बेसिस पे, इस आधार पे सबको क्या मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा। जिस टीचर को नहीं मिल रहा होगा, जिस स्टूडेंट को नहीं मिल रहा होगा, तो वो उसको यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक तो ये डिटेल में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, जितने भी बेरिस्टर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सबका आंसर के साथ मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, पेपर सेकंड है आपका फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नोट्स प्रिपेयर किया गया है, काफ़ी मेहनत लगी है टाइपिंग कराने में। तो ये आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप फंजाई का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे ना दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। इसलिए जनरल कैरेक्टर पढ़ लीजिए, फंजाई का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे तो। अभी जनरल कैरेक्टर में थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी आता है एंड फंगस का सेल स्ट्रक्चर भी आता है। और उसके बाद न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है वो, उस बेसिस पे फंजाई का क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंजाई का रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक, वो पूरा डिटेल में हमारे नोट्स में मेंशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोकैरियोसिस, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। अलग अलग से क्वेश्चन आता है, हेट्रोकैरियोसिस क्या है, हेट्रोथैलिज्म क्या है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पैरासेक्सुअल साइकिल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लो पैरासेक्सुअल साइकिल, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें सिलेबस में हमको कहीं दिख नहीं रहा है हालांकि, लेकिन आप उसे देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। ये पहली यूनिट थी फंजाई की। दूसरे यूनिट में आते हैं। अब भैया दूसरी यूनिट में क्या करना है उसको देख लो, जिसमें से पहला इसमें दे दिया है मिक्सोमाइसिटीज, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। इंपॉर्टेंट के बेस पे हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जिसमें से ओमाइसिटीज यानी तीसरी वाली पॉइंट जो है, ओमाइसिटीज के मेंबर्स जैसे सेप्रोलिग्निया इंपॉर्टेंट है, पाइथियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइटोप्थोरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्बिगो, पेरेनोस्पोरा। यानी कुल मिला के अगर तीसरा पॉइंट ही देखें, ओमाइसिटीज का क्लास, इसके सभी मेंबर्स इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट एक्लिया। एक्लिया का हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते, ये बहुत कम क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन वहाँ पर पाइथियम, एल्बिगो, फाइटोप्थोरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पेरेनोस्पोरा आल्सो, बिकॉज पेरेनोस्पोरा डिजीज कास्ट बाय डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, यानी ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज काज करता है पेरेनोस्पोरा, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एल्बिगो, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आपको चौथे पॉइंट पे अगर देखें, काइट्रीडियोमाइसिटीज, इसमें पाइलोबोलस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है, जो कि म्यूकोरेल्स में आता है। ये यही क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे जाइगोमास्टीज, इंटुमोप्थोरेल्स, इंटुमोप्थोरेल, यानी इनके कुल इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर ही पढ़ना है। इसके अंतर्गत जेंडर नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई जेंडर नहीं रखा गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको नहीं मान सकते हैं। आ जाइए एस्कोमास्टीज में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, एस्कोमास्टीज। दोस्तों एस्कोमास्टीज में आपको पढ़ना है सैक्रोमाइसीज, ठीक, सैक्रोमाइसीज पढ़ना है। उसके बाद एस्परजिलस आपको पढ़ लेना है, एस्परजिलस के साथ साथ एरिसाई भी पढ़ लेना है, फैलेक्टीनिया पढ़ लेना है, पेजाइजा पढ़ लेना है, मार्केला पढ़ लेना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मत भूलना पढ़ने से, ठीक। उसके बाद बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज में आस्ट्लागो पढ़ लेना है आपको, पक्सीनिया पढ़ लेना है, मिलामसोरा पढ़ लेना है, ठीक है, यूरोमाइसिस पढ़ लेना है, सब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल भी मत भूलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर पे, ड्यूटेरोमाइसिटीज।
ड्यूटेरोमास्टीज में आपको अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम 3 के तीनों पढ़ने हैं, कोई नहीं छोड़ना है जनरा में। ठीक, बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं ना, सबके जनरल कैरेक्टर पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक, ये हो गया फंजाई पेपर सेकंड का। अब बात करते हैं तीसरा पेपर। ये इसलिए बहुत ही बड़ा वीडियो जाने वाला है क्योंकि सब के सब इंपॉर्टेंट इसी वीडियो में आ जाने वाले हैं। प्लांट पैथोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में ध्यान देना, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो कि केवल डिफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है प्लांट पैथोलॉजी में, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हिस्ट्री। ठीक, उसके बाद प्लांट डिजीज डायग्नोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। कोच पास्टुलेट, इसको तो पढ़ ही लेना भैया, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोच पास्टुलेट, रॉबर्ट कोच ने दिया था। केमिकल वेपन्स ऑफ पैथोजेंस, नो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट डिजीज, ग्रोथ हार्मोन्स का प्लांट डिजीज में क्या रोल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आगे बढ़ते चलते हैं, वेरियस टाइप के केमिकल्स का यूज होता है प्लांट पैथोलॉजी में, तो ये हो जाएगा इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एंड केमिकल डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या है, एंड डिजीज डेवलपमेंट, सिम्टम्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द प्लांट डिजीज डेवलपमेंट, प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, इसका कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वारंटाइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिजिकल, केमिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जाए, फिजिकल केमिकल हर तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अब हम आ जाते हैं चौथे यूनिट में, प्लांट पैथोलॉजी के चौथे यूनिट में आ जाते हैं, स्टडी ऑफ फॉलोइंग डिजीज ऑफ प्रिंसिपल्स क्रॉप्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने यूनिट 4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज जो आपको पढ़ना है। रस्ट डिजीज, रस्ट डिजीज, व्हीट एंड लाइन सीड, ये सब के सब प्लांट पैथोलॉजी वाला जो नोट्स हमने तैयार किया है ना, हर एक डिजीज आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई डिजीज नहीं जो ना मिले, इसलिए आपके सिलेबस को देख करके ही हमने तैयार किया है। तो ये तो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूजन में हैं कि इसमें कुछ होगा भी कि नहीं होगा, अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा दिमाग, जैसे होता है ना, कंसंट्रेट करके अगर आप बैठेंगे कोई काम करने, तो आपका सब कुछ सही तरीके से होगा। ठीक, तो रस्ट डिजीज आपको पढ़ना है, स्मट डिजीज पढ़ना है व्हीट एंड शुगर केन पे, वंट डिजीज पढ़ना है राइस एंड व्हीट पर, ब्लड डिजीज पढ़ना है पोटैटोज एंड कुकुरबिट पर, विल डिजीज पढ़ना है। यानी कि जितनी डिजीज है ना, आंख बंद करके आप तैयार कर लीजिए, सब के सब तैयार कर लीजिए, एक भी डिजीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें देखने से यही लग रहा है कि एक भी डिजीज ऐसे नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, सब के सब इम्पोर्टेंट है और सब के सब आते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट यूनिट में दिया है रैपिड मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरस, वायरस द्वारा होने वाले कुछ डिजीजेस है, मेंशन की गई है नोट्स में, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। बैक्टीरियल डिजीज है उसे भी पढ़ लीजिएगा, फंगल डिजीज है उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको एलिसा एंड पीसीआर टेस्ट भी दिया गया है हमारे नोट्स में, तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने नोट्स लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो कहीं से भी कैसे भी करके बुक से हो या अदर किसी सोर्स से वो पढ़ लें, क्योंकि एलिसा टेस्ट और पीसीआर इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया दूसरा पेपर दोस्तों। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेपर की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों अगला पेपर है आपका फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी, यहाँ पर कट गया है, कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो पाई सही से। फाइकोलॉजी एंड ब्रायोलॉजी, जो कि आपका तीसरा पेपर है, तो इसी की पहली यूनिट है। इस पेपर का पहला यूनिट है यहाँ पर दिया है इंट्रोडक्शन टू फाइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हालांकि हिस्ट्री पूछी जाती है कभी कभी, तो इसके अंतर्गत पढ़ लीजिएगा, मैं भी आ जाए क्योंकि एमएससी है, आ सकता है। प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलगी का क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिगल पिगमेंटेशन, एलगी का पिगमेंटेशन पढ़ लीजिएगा।
सब के सब नोट्स में दिया गया है, जो हमारे नोट्स है जिन लोगों ने लिया है उसे केवल यही पढ़ें, ठीक। रिजर्व फूड मटेरियल, सेल वॉल, फ्लैजेलेशन, क्लोरोप्लास्ट एंड आई स्पॉट, दियर फाइलोजेनेटिक एंड टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस सब मिल जाएगा आपको, जिसमें से आपको फ्लैजेलेशन पढ़ लेना है, पिगमेंटेशन पढ़ लेना है, फूड रिजर्व एंड सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इतना तो आप पढ़ लीजिए, ठीक। और उसके बाद इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा फाइकोलॉजी का यानी एलगी का। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरे यूनिट में अब क्या क्या आपके सिलेबस में और क्या रखा गया है एलगी से रिलेटेड। तो एलगी में पहली क्लास यहाँ पर रखी गई है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के अंतर्गत साइनोफाइसी का सेल स्ट्रक्चर यानी कि ब्लू ग्रीन एलगी के सेल स्ट्रक्चर, हेट्रोसिस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अलग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है एकानी डेवलपमेंट, क्रोमैटिक एडाप्टेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन साइनोफाइसी पढ़ लीजिएगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी देख लीजिएगा। साइलेंट फीचर ऑफ ग्लूकैप्सा, अब इसके अंतर्गत जेंडर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। ग्लूकैप्सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक्रोसिस्टिस इंपॉर्टेंट है, एनाबीना इंपॉर्टेंट है, नास्टाक इंपॉर्टेंट है एंड साइटोनिमा रेबुलेरिया, ये सभी इंपॉर्टेंट जेंडर है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला है ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइटा, ये क्लोरोफाइटा की बात कर रहा है। तो क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, इन तीनों के केवल और केवल आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना है, जनरल कैरेक्टर जरूर देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन रोडोफाइटा में होता है, तो इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, जेंथोफाइटा एंड बैसिलियोफाइटा। अब कह रहा है कि एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना है किसका, प्रोटोक्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, जेंथोफाइटा एंड बैसिलियोफाइटा, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक। फ्योफाइटा पे आ जाते हैं। फ्योफाइटा में एक्टोकार्पस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद है डिक्टियोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूकस एंड सारगासम इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। रोडोफाइटा से आ जाइए, तो रोडोफाइटा में पोरफायरा इंपॉर्टेंट है, बटरैकोस्पर्म, पॉलीसाइफोनिया, ये तीन है, तीन के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर एलगी के जनरल कैरेक्टर की बात करें, तो जनरल कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्शन के बाद अगर कोई एलगी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। एलगीएच फूड, बायो फर्टिलाइजर एंड सोर्स ऑफ फाइकोकोलाइड्स यानी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, फोर्थ यूनिट, पेपर 3 की फोर्थ यूनिट क्या है। इसमें फोर्थ यूनिट जो दी गई है ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है, यानी यहाँ से अब आपका ब्रायोफाइटा स्टार्ट हो गया। तो ब्रायोफाइटा का भी आपको जनरल कैरेक्टर जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ लीजिए। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें आता है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, इन दोनों में ज़्यादातर पूछता है, कंपेरिजन पूछ देता है विद लेवल डायग्राम, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मॉसेस का क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, ये कभी कभार आ जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 5 में है दोस्तों मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑफ फॉलोइंग, दिए गए निम्नलिखित जेंडर में से इन सब की लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइलोजेनी एंड रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करना है। अब कौन कौन सा पढ़ना है आपको ये देख लीजिए। हिपैटिकॉप्सिडा, स्फेरोकार्पेल्स, इसके अंतर्गत आ जाएगा स्फेरोकार्पस, जो कि उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं दे सकते इसको, क्योंकि अब इतना ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट का मतलब क्या रह जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, मार्केंसियल्स, हिपैटिकॉप्सिडा के अंतर्गत आने वाले मार्केंसियल्स ऑर्डर के अंतर्गत रेक्सिया एंड मार्केंसिया, साइथोडियम, इन तीनों को पढ़ लेना है। काफ़ी हद तक लूनुलेरिया भी है, स्ट्रेलिया भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है मोनोक्लियल्स में मोनोक्लिया आ जाएगा, सब के सब जनरल आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स में, जो ब्रायोफाइट्स का हमने नोट्स तैयार किया है, ठीक है। अगला हो जाएगा इसमें
ये रहा। इसमें आ जाएगा पेलिया पढ़ लीजिएगा, पोरेला पढ़ लीजिएगा, और कैलोब्रियल्स में आ जाएगा कैलोब्रियम इम्पॉर्टेंट है, टकाकियल्स में आ जाएगा टकाकिया, ठीक है, और एंथोसिरास नोटोथैलस, एंथोसिरास एंड नोटोथैलस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से देखिएगा। स्फेग्नेल्स में आ जाएगा स्फेग्नम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एड्रिया हो जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा, और बॉक्स बोमिया, ये थोड़ा सा ऐसा क्रॉप हो गया, कट गया है, बॉक्स बोमिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज ये सभी आपके इंपॉर्टेंट थे पेपर 3 से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर 4 में, जो कि आपका माइनर होगा। ये आपको पता ही होगा कि 4th पेपर यहाँ पर माइनर रखा गया है, और माइनर में 2 भाग कर दिया गया है, एक है इन्वायरमेंट और दूसरा है बैक्टीरिया, वायरस एंड लाइकेन। अब इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप इसको ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो कुछ लोगों ने बैक्टीरिया, वायरस एंड लाइकेन लिया है, कुछ लोगों ने इन्वायरमेंट लिया है। जो इन्वायरमेंट लिए हैं वो भी इंतजार करें, उनका भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। जिन लोगों ने बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन लिया है उन लोगों ने शायद हमारे नोट्स भी लिए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो बैक्टीरिया, वायरस और लाइकेन को निचोड़ करके पढ़ डालें जितना ज़्यादा हो सके। चलिए इंपॉर्टेंट भी है, इसी बहाने मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आपको कुछ कन्फ्यूजन जो भी होगा वो भी दूर हो जाएगा नोट्स इंपॉर्टेंट के जरिए, ठीक है। तो चलो पहले ही यूनिट में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यू अप्रोचेज टू बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग राइबोटाइपिंग एंड राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते। इसमें से बस आपको ध्यान देना है जनरल इंट्रोडक्शन जो होगा बैक्टीरिया का, और हिस्ट्री ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्या जेनेटिक्स है, ठीक, जेनेटिक। अब इस बेसिस पे बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेशन देखना है। तो ये तो नोट्स में बहुत ही गजब तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत शार्ट तरीके से आप पढ़ेंगे, आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे समझ में आएगी क्योंकि इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया किस तरीके से करता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, बस यही तीनों ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर ही हो जाएगा। ये तीनों जरूर कीजिएगा, यानी पढ़िएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा 100%, पहले से मैं श्योर बता दे रहा हूँ, ठीक। इन तीनों को ढंग से पढ़ लीजिएगा और किसने दिया था ये जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट में, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है और किस तरीके से बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेता है। तो हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ कुछ इस तरीके से नोट्स में डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक। अब उसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगी। तो भैया जिसने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा उसका 10 नंबर तो भाई क्लियर हो ही गया, क्योंकि वेरी शॉर्ट में भी आएगा और शॉर्ट में भी आएगा, कोई न कोई एक पूछ ही देगा। एक क्वेश्चन नॉर्मली ही वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट लॉन्ग आएगा ही आएगा, केवल और केवल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से, जिसमें आपको केवल नाइट्रोजन साइकिल को फोकस करना है, सही तरीके से पढ़ना है। इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, इसका नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया है सबको जिन्होंने बाय किया है, ठीक। अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ जाएगा, तो परेशान मत होना है, केवल एक ही पढ़ना है। उसके बाद है राइजोबियम, लेग्यूम, सिम्बायोसिस एंड माइकोराइजा। तो ये तो भाई पहले पेपर में माइकोराइजा का क्या रोल है, राइजोबियम का क्या रोल है, ये पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी वाले नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी यही चीज़ दिया गया है, ठीक। तो ये हो गया बैक्टीरिया की 2 यूनिट केवल बैक्टीरिया आपको पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट में आ जाइए, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक। इसके बारे में भी आपको बैक्टीरिया की नोट्स में ही मिल जाएगा, केवल यही एक आपको पढ़ लेना है, ठीक। और इसके बाद इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मीन्स जब न्यूट्रिशन वाला पोर्शंस आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, तो वहीं पर आपको पर्पल बैक्टीरिया के बारे में मिल जाएगा, तो इसे आप पढ़ना बिल्कुल न भूलिएगा, ठीक। मैथेनोजेनेसिस की प्रोसेस कैसी होती है, ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हो जाएगा यूनिट नंबर 4, काफ़ी देर से बात इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, इसलिए थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ।
दोस्तों बस साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार पढ़ाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। आइए यूनिट नंबर 4 में देखते हैं, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। दोस्तों आपको बता दें कि नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन प्लांट वायरस का केवल एक वीडियो हमने 36 मिनट का बनाया है। वायरस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको 36 मिनट का एक वीडियो देख लेना है। आपको बता दे रहा हूँ, आपका हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री भी, ठीक। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, यहाँ क्वेश्चन आ गया, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन कैसे होता है। तो ये पोर्शंस आपको मिल जाएगा प्लांट पैथोलॉजी के नोट्स में, ना कि वायरस में। वायरस वाले नोट्स में नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे है, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वायरस का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, जिसके अंतर्गत सीरोलॉजिकल डिटेक्शन दिया गया है, ठीक। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन मेथड, स्ट्रक्चर, रिप्लिकेशन एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ वायराइड्स। वायराइड्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ दिया गया है, ठीक। लाइफ साइकिल ऑफ लाइटिक एंड लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड बैक्टीरियोफेज डिटेल में दिया गया है नोट्स में। और उसकी लाइफ साइकिल 2 टाइप की होती है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, सब डिस्क्राइब किया गया है। इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलना। चलिए नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक। बायो एसेस टेस्ट फॉर वायरल प्यूरिटी, क्वांटिटिफिकेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की भी प्रोसेस यहाँ पर बताना है, थोड़ी सी आउटलाइन बताना है, ठीक है। कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं मिल पाई हैं, मैटर नहीं कलेक्शन हो पाया था, इसलिए शायद नहीं बन पाई है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन हालांकि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लगभग मिल ही जाएंगी। यूनिट 5 में बात करते हैं, इस वायरस वाले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कि जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन फिर बाद में इसका अलग से एक बायोलॉजिकल टूल्स एंड माइक्रो टेक्निक का एक अलग से हमने नोट्स ही तैयार कर दिया। फिर उसके बाद तो अगर आप उस नोट्स को लेते हैं तो आपको एक भी ऐसा टूल्स नहीं है जो आपको ना मिले, तो उसे लेना वैसे बहुत ही फायदेमंद रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। यूनिट नंबर 5 में देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू लाइकेन, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। लाइकेन का, अब ये पूरा का पूरा लाइकेन से रिलेटेड है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। लाइकेन का जो मैं बता रहा हूँ वही आप पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद रिप्रोडक्शन, लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन पढ़ लीजिएगा, और मार्फोलॉजी ऑफ लाइकेन पढ़ लीजिएगा। मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा कुछ भी आपको आउटलाइन नहीं पढ़ना है, और ये तो फालतू की चीज़ें हैं, सब नीचे मेंशन कर दिए गए हैं सिलेबस में। दोस्तों इस तरीके से आपका 4 पेपर हमने फिनिश कर दिया, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केवल आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, वही हमने यहाँ पे बताया है। अब इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाएगा, और अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। पास होने की बात हमने कहा था, ना कि ऐसा कहा था कि आप टॉप करेंगे। टॉप करने के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग पे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, डिटेल्स में पढ़ते चले जाना है, तभी आप टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, टॉप करने का एक और भी तरीका है, या तो आप केवल और केवल मॉडल पेपर से पढ़ाई करें, या अनसॉल्व से, जो कि अनसॉल्व आपको मिलेगा नहीं, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे बॉटनी लेक्चर में, ठीक है। बहुत लोगों ने लिया भी है, तो कोई ये फालतू की चीज़ें या ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए हम सेकेंड माइनर में। जो माइनर 4th पेपर है आपका माइनर है, जिसमें 2 भाग कर दिया गया है। सबको पता होगा, अब तक पता चल गया होगा क्योंकि वीडियो देख ही लिए होंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड में से कोई एक ही आप ले सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं तो आपको सेकेंड नहीं लेना है, अगर आप सेकेंड लेते हैं तो फर्स्ट आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट में है बैक्टीरिया वायरस लाइकेन, जो कि हमने पहले बता दिया। अब रह गया है एनवायरनमेंट एंड प्लांट रिस्पॉन्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है भैया,
इसमें देख लो, यूनिट फर्स्ट को पूरा पढ़ लो, एक भी पॉइंट मत छोड़ना, क्योंकि सॉइल साइंस से रिलेटेड है और सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में एग्रीकल्चर की बेसिस पर, इसलिए सॉइल को पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल फॉर्मेशन, पूरा डिटेल में इसको मत छोड़िएगा, सब के सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकेंड में। तो दोस्तों यूनिट सेकेंड में वाटर इन्वायरमेंट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एक्वाटिक वीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडाप्टेशन एंड डायनेमिक ऑफ फ्रेश वाटर एंड वेटलैंड प्लांट कम्युनिटीज, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू सीवेज, एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन सॉलिड वेस्ट। ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दे दिया है। आपको पढ़ना क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एक्वाटिक वीड, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन, सिंपल भाषा में कहा जाए इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर में कैसे होता है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें पुरानी ही, बस थोड़ा सा उसको बदल दिया है, नाम अलग तरीके से पूछ दिया है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड भी कुछ, इसमें वाटर पोल्यूशन ड्यू टू सीवेज, सीवेज के द्वारा वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है इसके बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग, एयर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर एयर पोल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे होता है, और पूरा डिटेल में केवल और केवल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड दे दिया है तीसरे यूनिट में, क्योंकि दुनिया के हर एक देश में देखा जाए तो आज की डेट में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये सब बहुत टॉप पे चल रहे हैं। हर एक सिटी में देखिए तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, यानी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली तो अपने यहाँ है ही, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑफ सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस टू पॉल्यूटेंट्स ऑफ प्लांट, न्यूक्लियर पावर एनर्जी एंड इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 में, environmental planning strategies, criteria for environmental standard, monitoring techniques, control of air pollution, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसकी इन्वायरमेंटल प्लानिंग स्ट्रेटेजी, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए कंट्रोल करने के, वो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। और थोड़ा सा जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शंस है जो हमने नोट्स बनाया है या उसका जो सिलेबस है उसमें से कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो उसको अगर पढ़ते हैं तो आपका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। वाटर माइक्रोस का क्या रोल है वाटर पोल्यूशन में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बना दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको ये बहुत ही मज़ा आया होगा समझने में, या कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन्हें नोट्स चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर नंबर मिल जाएगा 9452247370, उस पर आपको मैसेज कर देना है, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।